बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद अमीन। बेटा, आज हम यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 7, एंड दिस इज अबाउट लाइट। और इसमें भी जो है यूएचएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो न्यू सिलेबस है जो लास्ट टाइम 2019 में जो उन्होंने दिया था, उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमें दो मेन टॉपिक जो उनको कवर करना है। एक है इसमें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और दूसरा है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। और इससे रिलेटेड जो टॉपिक को रिलेट कर रहे हैं उनको भी इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, लाइट जो है ये क्या होती है? अगर कोई पूछे लाइट बेसिकली क्या होती है, तो हम कहते हैं लाइट जो है इज अ पोर्शन ऑफ electromagnetic spectrum which enables us to see. So electromagnetic spectrum का वो पोर्शन जो हमें देखने के काबिल बनाता है, उसको हम क्या कह देते हैं? डेट इज कॉल्ड लाइट। अब देखो, इसको एक दफा रिपीट कर लेते हैं। सपोज करें कि कोई इल्यूमिनस सोर्स है और एक पॉइंट सोर्स है, वहां से जो है वो लाइट जो है वो आके, लेट से कि हम ग्रेटिंग आगे रखते हैं और उस लाइट को जो है वो डिस्पर्स करके देखते हैं, तो उसमें जो है हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा, फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रोमीटर से जो है हम जो लाइट है, सोर्स से आने वाली लाइट है, उसको जो है वो हम स्टडी करते हैं, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो कुछ यूं आएगा। सबसे पहले जी उसमें हमारे पास आएंगे रेडियो वेव्स, देन कम्स माइक्रोवेव्स, उसके बाद जो है वो इंफ्रा रेड, नेक्स्ट जो है वो कौन सा पोर्शन होता है? विजिबल पोर्शन। अच्छा, ये जो विजिबल पोर्शन है, इसमें हमारे पास जो है वो क्या क्या होता है? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। अच्छा, देखो, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोर्शन है, इसकी जो रिवीजन है, इसको जो रिवाइज करना है वो बहुत ज़रूरी है। आगे जब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के हम क्वेश्चन करेंगे डायफ्रैक्शन से रिलेटेड, उनमें ये स्पेक्ट्रम से रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है हमारे काम आएगी। जैसे अभी देखिएगा आज के लेक्चर में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन इससे कोरिलेट कर सकते हैं, तो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। आफ्टर जो है जी, इसके बाद आता है अल्ट्रा वायलेट, नेक्स्ट जो है कम्स एक्स रेज, देन जो है वो हम कहते हैं जी गैमा रेज, और नेक्स्ट जो है वो कॉस्मिक रेडिएशन। सो लेट्स से कि सन से आने वाली जो लाइट है उसको अगर हम डिस्पर्स कर जो है वो बाय ग्रेटिंग जो है उसको करवा के देखते हैं, तो हमारे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आ गया। इसमें ये वाला जो पोर्शन है जिसको हम लाइट कह रहे हैं, पोर्शन जो विजिबल लाइट वाला पोर्शन है, ये वो पोर्शन है जिसको हम कहते हैं विच इनेबल्स अस टू सी, और इस वाले पोर्शन को हम लाइट का नाम देते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है जो हमारे पास विजिबल लाइट है उसकी जो वेवलेंथ है वो 380 नैनोमीटर से जो है वो 760 नैनोमीटर अप्रोक्सीमेटली होती है। अगर आप गौर करो, अगर हम वायलेट से रेड की तरफ मूव करते हैं तो वेवलेंथ जो है वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो डबल हो जाती है, 380 नैनोमीटर टू 760, कहीं कुछ बुक्स में 400 नैनोमीटर टू 780 नैनोमीटर, 760 नैनोमीटर लिखा हुआ। तो जो ज्यादातर बुक्स है वो क्या मेंशन करती हैं, इसकी जो वेवलेंथ है वो 380 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर। मतलब जो है आप देखें कि वायलेट से अगर हम रेड की तरफ मूव करते हैं तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, वायलेट की वेवलेंथ क्या होगी? सबसे कम होगी। अच्छा, जो कि यहाँ जो एनर्जी है वो भी हमें इसकी पता होनी चाहिए। जो हमारे पास ये जो रेड है, इसकी जो एनर्जी है डेट इज अप्रोक्सीमेटली जो हम कहते हैं 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होती है, और वायलेट तक आते आते इसकी एनर्जी जो है विजिबल पोर्शन की अप्रोक्सीमेटली जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। अप्रोक्सीमेटली ये भी जो एनर्जी है वो डबल हो जाएगी। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपने अच्छे से याद रखनी है। अच्छा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ है वो रेडियो वेव की होगी, और सबसे कम जो है वो गैमा रेज और कॉस्मिक रेडिएशन की होगी।
और इसमें जो है वो रेडियो वेव की जो एनर्जी है दैट इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो गैमा रेज है या कॉस्मिक रेडिएशंस क्या होती हैं, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं अलॉन्ग विद द आयोनाइज्ड पार्टिकल्स। तो हम गैमा रेज तक इसको आमतौर पे जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को एनालाइज करते हैं। तो 1 इसकी जो है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जो है हो सकती है गैमा रेज की एनर्जी जो है। अच्छा, यहाँ पर जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना आपने कि ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशंस कह सकते हैं मूव विद द सेम स्पीड इन फ्री स्पेस जो है, और डेट इज वो होती है इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे बच्चे भी कंफ्यूज हो रहे होते हैं, हालांकि जरा गौर से सुनना है। रेडियो वेव से लेकर गैमा रेज, एक्स रेज, ये सारी जो वेव्स हैं रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ये भी जो विजिबल लाइट का पोर्शन है सबकी स्पीड सेम होती है। ऑल मूव जो है इन फ्री स्पेस कितने वैल्यू से इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10⁸8 मीटर पर सेकंड। और यहाँ याद रखने वाली ये बात है कि जो हमारे पास वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी है वो वेरी करती है। सो हम कहते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ जो है दैट इज ऑल रिमेन्स कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है। इसका मतलब है अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वेवलेंथ कम हो जाएगी, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट का। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी वेवलेंथ बढ़ जाएगी, दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। इसका मतलब है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अगर हम अपवर्ड मूव करें तो वेवलेंथ बढ़ती है, डाउनवर्ड आएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो स्पेशली आपने ये जो विजिबल पोर्शन है इसको अच्छे से रिवाइज करना है एज पर एज यूनिट नंबर 7 लाइट कंसर्न, जो कि आपके इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे कोरिलेट कर सकते हैं। हम आज की एग्जांपल्स में भी देखेंगे। तो इसमें जी रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है विजिबल पोर्शन में, और वायलेट की यहाँ कम, सबसे कम होगी। ठीक हो गया। रेड से हम वायलेट की तरफ आएंगे तो क्या होगा, वेवलेंथ कम होती जाएगी लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। अब इसमें रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, और इसी तरह से जो है वो आगे बढ़ते जाएंगे, नीचे की तरफ आएंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हम कहते हैं E is equal to HF, या हम कह रहे होते हैं E is equal to HC/λ। सो इस वाली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अगर आप देखें तो एनर्जी जो है वो हम कह रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, वेवलेंथ। तो विजिबल पोर्शन की अगर हम बात करें, क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो एनर्जी सबसे कम होगी, और वायलेट की चूंकि वेवलेंथ सबसे कम है एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है जी। इसी तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी की बात करें तो चूंकि डाउनवर्ड आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। सो जब रेड से वायलेट की तरफ आएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोर्शन जो है ये आपने एक दफा अच्छे से रिवाइज कर लेना है, ताकि आगे आने वाले टॉपिक्स में जहां भी कोरिलेट करे आप इजीली आंसर कर सकें। नेक्स्ट जो है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ नेचर ऑफ लाइट जो है वो जरा देख लेते हैं, और दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट जी। सबसे पहले जी हम असल में बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ नेचर ऑफ लाइट। सो इसमें काफ़ी डिस्कशन के लिए काफ़ी कुछ है, लेकिन मैंने जस्ट वो सिलेक्ट किया जो हमारे लिए इस यूनिट के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले जी इन 1600 सबसे पहले जो साइंटिस्ट था उसका नाम था न्यूटन। 1600 में न्यूटन ने प्रपोज किया सबसे पहले कि नेचर ऑफ लाइट जो है उसने कहा जी डेट इज कर्पस्कुलर नेचर। सो इन 1600 न्यूटन जो है प्रपोज दैट कि लाइट की जो नेचर है वो कर्पस्कुलर नेचर है। कर्पस्कुलर का मतलब पार्टिकल नेचर है। तो सबसे पहले जो लाइट को जो है पार्टिकल नेचर कंसीडर किया था वो किसने किया, न्यूटन ने प्रपोज किया। लेकिन उसके पास जो है इसको जस्टिफाई करने के लिए वो एक्सपेरिमेंट नहीं था, उसने अपनी थ्योरी को जस्टिफाई नहीं कर पाया। इसके बाद जी
नेक्स्ट नाम आता है, मेन नाम जो है वो 1678 में साइंटिस्ट का नाम था हाइजन, जिसके नाम से आप हाइजन्स थ्योरी पढ़ते हो। तो हाइजन्स प्रिंसिपल जो है, तो इसने जो है वो प्रपोज किया कि जो लाइट की नेचर है वो कौन सी नेचर है, वेव नेचर है। बट हाइजन की भी जस्ट थ्योरी थी, इसके पास जो है इसका कोई प्रूफ नहीं था। तो इसको जो है वो प्रूफ किया 1801 में। साइंटिस्ट का नाम था थॉमस यंग। तो थॉमस यंग जो है इसने सबसे पहले जो है ये प्रूफ किया वेव नेचर ऑफ लाइट को, यानी जो हाइजन्स प्रिंसिपल था, हाइजन्स थ्योरी थी, उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है वो प्रूफ किसने किया, थॉमस यंग ने। और इसने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसको हम कहते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और इसने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के थ्रू जो है प्रूफ कर दिया कि जो नेचर ऑफ लाइट है वो कौन सी नेचर है जी, वेव नेचर है। सो 1801 में जो हाइजन ने थ्योरी जो है प्रेजेंट की थी, उसको 1801 में हाइजन ने थॉमस यंग ने जो है इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है वो प्रूव कर दिया, जिसको हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। और इट वाज डेड टू प्रूव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अच्छा, अब देखो इसके बाद जो है अब बहुत सारे साइंटिस्ट जो है बहुत लंबे अरसे तक ये सोचते रहे कि लाइट की नेचर जो है वो वेव नेचर होती है, चूंकि प्रूव भी हो गया 1801 में। लेकिन ब्रेक थ्रू मिला इन 1865 जो है अराउंड अबाउट, जब मैक्सवेल जो है उसने इक्वेशंस आई। तो मैक्सवेल ने जो है वो सेट ऑफ इक्वेशंस हमें दी, जिनको हम मैक्सवेल इक्वेशंस के नाम से भी जानते हैं। उसने कहा कि लाइट जो है कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। और उसने सबसे पहले हमें बताया कि लाइट जो है इसमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं, और इसमें जो है वो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक प्लेन में होती है, और हमेशा जो है वो एक दूसरे के क्या होती हैं, ऑर्थोगोनल यानी 90 के एंगल होती हैं। और ये स्पीड ऑफ लाइट से आगे क्या करती रहती हैं, प्रोपोगेट करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, उसने कहा क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड। और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस। एंड इसी तरह से जो है वो उसने कहा जी कि चेंजिंग जो है वो मैग्नेटिक फील्ड आगे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आगे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। सो इसमें जो है उसने कहा कि इस तरह से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देनी है, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देनी है। और ये हमेशा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं, ऑर्थोगोनल रहते हैं, और आगे रोटेट करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। सो नेक्स्ट जो है उसी तरह से उसने कहा कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, और चेंजिंग जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आगे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, एंड अप टू सो ऑन। सो इस तरह से जो है वो आगे बढ़ते जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। एंड और इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोपेल करती है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोपेल करती है, और दोनों एक दूसरे की प्रोपल्शन से आगे बढ़ते जाते हैं। यही वजह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो है वो वैक्यूम में से गुजरने के लिए, वैक्यूम में से भी गुजर जाती है, तो इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम की इसलिए ज़रूरत नहीं होती, जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की जो प्लेन है वो एक दूसरे को प्रोपेल करते हुए विद द स्पीड ऑफ लाइट जो है वो आगे बढ़ती जाती है। सो 1865 के बाद जो है जब ये ब्रेक थ्रू आया, तो नेक्स्ट जो है वो बहुत सारे साइंटिस्ट को काम करना शुरू कर दिया। सो 1905 में रिटर्न बैक हुआ ये जो न्यूटन का आइडिया था कि लाइट की जो नेचर है वो कौन सी नेचर है, पार्टिकल नेचर है। सो साइंटिस्ट का नाम था जी आइंस्टाइन, और उसने जो है वो इन 1905 में जो है वो प्रूव कर दिया कि जो लाइट की नेचर है वो कौन सी नेचर है, पार्टिकल नेचर है। और उसमें जो है उसने उस पार्टिकल की एनर्जी को नाम दिया क्वांटा, यानी कि पैकेट ऑफ एनर्जी। ये आपने पार्ट 2 में पढ़ा हुआ है। और इसने जो एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म किया था वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, उससे उसने प्रूव कर दिया कि जो लाइट की नेचर है वो कौन सी नेचर है, पार्टिकल नेचर। इसका मतलब है हम कंक्लूड कर सकते हैं कि लाइट की जो नेचर है वो ड्यूअल नेचर है।
लाइट जो है उसकी ड्यूअल नेचर। तो अब इसका मतलब ये हुआ लाइट की नेचर वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर जो है 3 पॉइंट याद रखना है आपने। नंबर 1, एट ए टाइम जो है ओनली वन नेचर कैन बी एग्जिबिटेड। ठीक है, एक टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक नेचर जो है वो एग्जिबिट हो सकती है। एट ए टाइम 2 नेचर लाइट जो है वो शो नहीं कर सकती कि वो वेव भी बिहेव कर रही हो और वो पार्टिकल भी बिहेव भी कर रही हो। सो व्हेन एवर लाइट हैज टू प्रोपोगेट, प्रोपोगेशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जो है वो लाइट ने जाना है। सो प्रोपोगेशन में इट बिहेव जो है लाइक जो है वो क्या, इट शोज, आप कह सकते हैं कौन सी नेचर, वेव नेचर। और जब इसने मीडियम से इंटरेक्ट करना हो, सो व्हेन इट इंटरेक्ट्स टू मीडियम, इंटरेक्ट विद एनी मीडियम, तो फिर इसने जो है वो कौन सी नेचर जो है वो शो करनी है, तब जो है इसने पार्टिकल नेचर शो करनी। ठीक हो गया जी। सो इसमें जो है वो वेव नेचर जो है वो कब वो लाइट जो है वो शो कर रही होती है, जब उसने एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना हो, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना हो, तब उसकी नेचर वेव नेचर होगी। और जब किसी मीडियम से इंटरेक्ट करना है तब जो है उसकी नेचर कौन सी होगी, पार्टिकल नेचर होगी। और एक पॉइंट जो है ये वाला इंपॉर्टेंट है कि एट ए टाइम जो है ओनली वन नेचर एग्जिबिट कैन बी एग्जिबिटेड, मतलब एक टाइम में सिर्फ एक नेचर जो है वो लाइट एग्जिबिट कर सकती है। एट ए टाइम दोनों नेचर जो है वो शो नहीं कर सकते। तो बेटा कुछ और बेसिक्स जो है वो रिवाइज कर लेते हैं इसी से रिलेटेड जो है बिफोर स्टार्टिंग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें जी सबसे पहले जो है आपने याद रखना है कि एक सोर्स जो है वो हम यहाँ बार बार कह रहे हैं सोर्स होते हैं ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट जो है, और एक को हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। सो ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट क्या होते हैं, देखो ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट हम उसको बोलेंगे विच है जो है इट्स ओन लाइट, जिसकी अपनी लाइट होती है, जो अपनी लाइट खुद जनरेट कर सकता है, उसको हम कहते हैं वो ल्यूमिनस सोर्स है। फॉर एग्जांपल इसकी जो एग्जांपल है वो है सन। सन जो है वो कौन सा सोर्स है, वो ल्यूमिनस सोर्स है, क्योंकि वो अपनी लाइट खुद जनरेट करता है। जबकि नॉन ल्यूमिनस सोर्स कौन सा होता है, जो अपनी लाइट खुद जनरेट नहीं करते जी। तो ये रिफ्लेक्ट्स लाइट जो है, ये सिर्फ जो है जस्ट ये रिफ्लेक्ट्स अदर लाइट जो है, रिफ्लेक्ट अदर सोर्सेज लाइट जो है, वो कौन से होते हैं जी, वो अपनी लाइट को जनरेट नहीं करते, लेकिन अदर सोर्स की लाइट जो है उसको रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी बेस्ट एग्जांपल है मून। तो मून अपनी लाइट को जनरेट नहीं कर रहा होता, बल्कि ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो मून जो है वो नॉन ल्यूमिनस सोर्स होगा, जबकि सन जो है उसको हम ल्यूमिनस सोर्स कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है सबसे पहले जी अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट डज इट मीन बाय वेव फ्रंट किसको कहते हैं। अच्छा, इसमें आपकी बुक में जो है वो उसने सिंपल सा बताया है, अ सरफेस जो है ऐसी सरफेस ऑन विच all the points are in same phase of vibration, उसको हम कह देते हैं वेव फ्रंट। सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन, व्हाट डज इट मीन, इसको अब हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले याद रखना एक पॉइंट जो है, कोई भी ल्यूमिनस सोर्स है, कोई भी पॉइंट सोर्स है, तो नेचुरल याद रखना है कि उसमें से जो लाइट हमेशा ओरिजिनेट होती है वो इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट होती है। सो एनी पॉइंट सोर्स, एनी ल्यूमिनस सोर्स जो है, एनी पॉइंट सोर्स, एनी ल्यूमिनेट सोर्स ऑफ लाइट जो है, ऑलवेज ओरिजिनेट लाइट इन द form of spherical wave front। सो इसमें याद ये रखना है कि किसी भी पॉइंट सोर्स से, किसी भी नेचुरल सोर्स से जब भी लाइट ने ओरिजिनेट होना है तो हमेशा जो है वो किस फॉर्म में होना है, स्फेरिकल वेव फ्रंट की फॉर्म में ही ओरिजिनेट होना है। तो कोई भी पॉइंट सोर्स है उसमें से जो लाइट निकलती है हमेशा वो स्फेरिकल वेव फ्रंट की फॉर्म में निकलती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जी कि हमारे पास ना एक पॉइंट सोर्स है
एक ल्यूमिनस सोर्स है और इसमें से जो लाइट है मैंने कहा वो किस फॉर्म में निकलेगी, हमेशा सफेरिकल वेव फ्रंट। सफेरिकल हम इसको क्यों बोलते हैं? अगर कोई आपसे पूछे कि ये एक ना सोर्स ऑफ लाइट है हमारे पास, ये बताएं कि इसमें से लाइट कितनी डायमेंशन में या कितनी डायरेक्शन में निकलेगी, तो आप बोला करते थे कि ये जो है ये ऑल पॉसिबल प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशन इसकी होती है और ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में ओरिजिनेट होगी। अब ऑल पॉसिबल डायरेक्शन का मतलब है कि ये देखिए सेंटर के ऊपर लेट से कि एक सोर्स पड़ा हुआ है, अब उसमें से लाइट ने अगर हर डायरेक्शन में निकलना है तो हर डायरेक्शन का मतलब है कि वो इस तरह से सफेरिकली जो है वो प्रोपोगेट करेगी, मतलब वहां उस पॉइंट सोर्स से लाइट जो है वो चूंकि ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में निकल रही है तो वो फिर सफेरिकली इस तरह से जो है वो ओरिजिनेट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उन सारे पॉइंट्स को, सारी रेस को जो है वो अगर आपस में आप कनेक्ट कर देंगे तो वो दैट इज जस्ट लाइक अ स्फीयर, सफेरिकल शेप में। जैसे मैंने आपको लास्ट वेव के यूनिट में बताया था, अगर आप एक पेबल जो है उसको फेंकते हैं किसी नदी में तो वो सर्कुलर फॉर्म में वेव बनती है, लेकिन यहाँ पर जो वेव है वो सफेरिकल फॉर्म में बनेगी, सफेरिकली जो है ओरिजिनेट हो रही होगी। इसका मतलब है इसके राउंड जो है वो सफेरिकली जो है वो लाइट जो है उस तरह से ओरिजिनेट होगी। अच्छा, अब ये जो सफेरिकल शेप बनी है इसको हम नाम क्या दे रहे हैं? वेव फ्रंट नाम दे रहे हैं। और क्यों कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन में, सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन का मतलब है सब एक जैसी मोशन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो चेक करते हैं कि ऐसा है। अ लाइन जो है ड्रॉन नॉर्मल टू द वेव फ्रंट जो है इसको हम बोल देते हैं रे ऑफ लाइट। ठीक हो गया? अच्छा, जरा गौर करें, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, हम सपोज कर ले इसको हम वेव फ्रंट बोल रहे हैं, तो वेव फ्रंट का मतलब ऑल द पॉइंट्स ऑन इट जो है वो आर इन सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन। तो जितने भी पॉइंट्स सपोज कर लें, सारे के सारे पॉइंट्स जो है, सबसे पहली बात दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, तो सारे के सारे सोर्स से वे मूव कर रहे हैं। और कैसे मूव कर रहे हैं? इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। सो ऑल द पॉइंट्स आर मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स जो है, कैरिंग एनर्जी जो है वो टेंजेंशियल इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन 90 के एंगल बाई की तरफ जा रहे हैं। सारे के सारे पॉइंट्स जो होंगे यहाँ पर उन सब की डायरेक्शन है वे फ्रॉम द सोर्स, और किस स्पीड के साथ मूव करेंगे? स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करेंगे। सो जितने भी पॉइंट्स ऑन द इस वेव फ्रंट के ऊपर होंगे, इस सरफेस के ऊपर होंगे, सब जो है वो विद द स्पीड ऑफ लाइट जो है दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में। दैट इज द रीजन कि हम इस वाले जो जितने भी पॉइंट्स हैं वो मिलके जो सरफेस बना रहे हैं उसको हम क्या नाम दे देते हैं? वेव फ्रंट का नाम दे देते हैं। अच्छा, एक आपकी बुक में एक सिंपल सा एमसीक्यू भी लिखा हुआ है, कहते हैं जी लाइट जो है फ्रॉम सन, लाइट फ्रॉम सन रीचेज अर्थ, अर्थ के ऊपर जो पहुंचती है इन दी फॉर्म ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। अब अभी मैंने ऊपर बोला कि लाइट ने हमेशा जो है वो ओरिजिनेट होना है किसी भी ल्यूमिनस सोर्स से, हमेशा स्फेरिकल वेव फ्रंट की फॉर्म में ओरिजिनेट होना है। लेकिन सन से जो लाइट हम तक आ रही है वो तो प्लेन वेव फ्रंट की फॉर्म में आ रही है। वो कैसे? देखो, सन जो है उसने लाइट को जो वहां से जो निकलना है, ओरिजिनेट होना है, वो स्फेरिकल वेव फ्रंट की फॉर्म में ही होना है। लेकिन वो जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है जब वो हमारी अर्थ के साथ आके जो है वो इंटरेक्ट करता है, तो अब देखें वो पूरा का पूरा सफेरिकल वेव फ्रंट आके इंटरेक्ट नहीं कर रहा होता, जस्ट उसका एक पोर्शन आके अर्थ के साथ कोलाइड करता है। और आप देखें जो के सन अर्थ से काफी दूर है तो आप देखें कि वो जो स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है वो बड़ा होता है, तो इतना बड़ा हो चुका होता है कि उसका अगर जो स्मॉल पोर्शन है वो दैट कैन बी कंसीडर्ड एज ए प्लेन वेव फ्रंट। सो लाइट जो है रीचेज फ्रॉम सन ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ प्लेन वेव फ्रंट, निकला वहां से सफेरिकली था, लेकिन जो है वो अर्थ तक पहुंचते पहुंचते जब आके इससे टकराएगा तो उस पूरे सफेरिकल वेव फ्रंट का एक जस्ट स्मॉल सा पोर्शन होता है, इस वजह से हम उसको कह देते हैं दैट इज अ प्लेन वेव फ्रंट। ओके जी, अब हम बात कर लेते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल, और बड़ा सिंपल है, उसको जस्ट अंडरस्टैंड करना है हमने। हाइजेंस प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल, इसके दो पास्टुलेट्स हैं, और सबसे पहले आपने ये याद रखना है, सर मल्टीपल चॉइस में भी पूछा जाता है। हाइजेंस प्रिंसिपल याद रखना है, इट इनेबल्स अस टू डिटरमिन, ये दो चीजें हमें जो है वो फाइंड आउट करने में हेल्प आउट कर रहा होता है। हाइजेंस प्रिंसिपल, नंबर 1 न्यू शेप, और नंबर 2 जो है वो कहता है जी न्यू लोकेशन
ऑफ सेकेंडरी जो है वेव फ्रंट आफ्टर अ सर्टेन टाइम, ठीक है जी, डेल्टा टी। ठीक है, ये दो चीजें। अब इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसके दो पोस्टुलेट्स हैं, वो बड़े सिंपल है, उसको भी साथ साथ देख लेते हैं। हमें ये दो चीजें बता रहा होता है, एक न्यू शेप और दूसरा न्यू लोकेशन। दोनों को हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जी, हमारे पास एक सोर्स है जो स्फेरिकल वेव फ्रंट जो है वो जनरेट कर रहा है। स्फेरिकल वेव फ्रंट जो है वो जनरेट कर रहा है। अब इसमें से जो सबसे पहला वेव फ्रंट ओरिजिनेट होगा, जो स्फेरिकल सबसे पहला वेव फ्रंट ओरिजिनेट होगा, उसको हम कहते हैं कि ये वाला जो है वो प्राइमरी वेव फ्रंट है। तो सबसे पहला जो वेव फ्रंट होगा वो क्या है? प्राइमरी वेव फ्रंट। ठीक है जी। अच्छा, इसके आगे ना दो पोस्टुलेट्स हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट जो है एंड सेकंड पोस्टुलेट। सबसे पहले हम फर्स्ट पोस्टुलेट डिस्कस कर ले। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है जी? ऑल दी पॉइंट्स ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट जो है विल बिहेव लाइक इटसेल्फ लाइक अ सोर्स जो है विच प्रोपोगेट ऑड जो है इन जो है ना इस सोर्स ऑफ लाइट से जो प्रोपोगेट कर रहे होते हैं। इसका मतलब होता है कि ये जो सोर्स है इसने एक वेव फ्रंट जनरेट किया जो क्या था? आपके पास स्फेरिकल वेव फ्रंट था। कहते हैं इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, ऑल दी पॉइंट्स ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट विल आल्सो बिहेव लाइक अ सोर्स। इन्होंने भी सोर्स की तरह ही बिहेव करना है। जिस सोर्स से ये निकले हैं उसी सोर्स की तरह इन्होंने भी बिहेव करना है। अब इस सोर्स ने कौन सा वेव फ्रंट जनरेट किया था? स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो इसके ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो भी कौन सा वेव फ्रंट जनरेट करेंगे? स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो इसने भी जो है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करना है, इसने भी इस तरह से स्फेरिकल वेव। तो हाँ, सारे पॉइंट जो हैं वो स्फेरिकल वेव फ्रंट जो है वो आगे जनरेट कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जो पॉइंट्स ऑन द वेव प्राइमरी वेव फ्रंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं वो जो छोटे छोटे स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बना रहे हैं उनको हम कहते हैं वेवलेट्स। उनको कह देते हैं वेवलेट। अच्छा, अब देखो कि जो इसका जो सेकंड पोस्टुलेट है वो क्या कहता है कि ये जो जितने भी पॉइंट सोर्सेज थे, ये वाले जो प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स थे, उन्होंने जो छोटी छोटी वेवलेट्स बनाई हैं, अगर हम इनको टेंजेंशियली जो है एक दूसरे से कनेक्ट कर दें तो हमारे पास जो है वो जो न्यू वेव फ्रंट बन जाता है उसको फिर हम क्या कह देते हैं? सेकेंडरी वेव फ्रंट कह देते हैं। तो जब हमने सारी की सारी वेवलेट्स को टेंजेंशियली जो है आपस में कनेक्ट किया तो हमें पता चल गया कि प्राइमरी वेव फ्रंट जो है वो स्फेरिकल था, तो न्यू जो आगे वेव फ्रंट बना है, जो सेकेंडरी वेव फ्रंट बना है, वो भी क्या बना है? स्फेरिकल। तो हमें उसकी शेप पता चल गई। तो हाइजेंस प्रिंसिपल का फर्स्ट पोस्टुलेट से ऑल दी पॉइंट्स ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट जो है विल बिहेव जस्ट लाइक अ सोर्स। जिस तरह सोर्स ने बिहेव किया, अब सोर्स ने अगर स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट किया था तो ये जो पॉइंट्स हैं ये भी छोटे छोटे स्फेरिकल वेव फ्रंट्स जनरेट करते हैं, उनको हम कहते हैं वेवलेट्स। और दूसरे पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग अगर हम इन वेवलेट्स को टेंजेंशियली जो है वो आपस में कनेक्ट कर दें तो हमारे पास जो न्यू शेप आ जाएगी, एंड दैट शेप इज जो है वो बता रही है कि सेकेंडरी वेव फ्रंट जो है वो भी क्या है? स्फेरिकल। अब रहेगी न्यू लोकेशन। न्यू लोकेशन तो बहुत सिंपल है। अच्छा, अब इस से हमने यहाँ तक जाना है तो इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस होगा प्राइमरी और सेकेंडरी वेव फ्रंट के इन बिटवीन, वो जो है वो किसके इक्वल होगा जी? S इज इक्वल टू डिस्टेंस जो होता है वो हमारे पास होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास स्पीड चूंकि कितनी है? स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। तो ये अगर हम यहाँ न्यू लोकेशन फाइंड करना चाह रहे हैं आफ्टर डेल्टा टी तो हम सी डेल्टा टी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे आप बुक देखिएगा उसमें भी डायग्राम में इन बिटवीन द टू वेव फ्रंट सी डेल्टा टी लिखा हुआ है। इट मींस डिस्टेंस जो है वो दो प्राइमरी और सेकेंडरी वेव फ्रंट के दरमियान स्पीड मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? टाइम। यानी स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल ही है, तो मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। जितना टाइम इंटरवल गुजर चुका होगा हम न्यू लोकेशन भी इसकी फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हम मेन टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है उसमें सबसे पहले जो है हमें डिस्कस करना है कंडीशंस फॉर डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। कंडीशंस फॉर डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अच्छा, यहाँ पर जरा गौर से सुनिएगा कि जो लाइट है उसकी वेवलेंथ जो है डेट इज सो स्मॉल
एज आप देखें तो इस वजह से उसके इंटरफेरेंस को अगर हमें अच्छे से ऑब्जर्व करना है, वी हैव टू इम्पोज सम कंडीशंस, इसीलिए इसका नाम रखा है कंडीशंस फॉर डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस। वैसे इस रूम में अगर देखें तो लाइट्स हैं, तो यहाँ इंटरफेरेंस भी हो रहा होगा, यहाँ डायफ्रैक्शन भी हो रही होगी, स्कैटरिंग भी हो रही होगी, लेकिन उसको हमारे लिए ऑब्जर्व करना जो है वो डिफिकल्ट है, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ जो है वो क्या है, स्मॉल है। सो विजिबल लाइट जो है इज द ऑर्डर ऑफ जो है विजिबल लाइट, जो वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट जो है, विजिबल लाइट इज द ऑर्डर ऑफ, यू कैन से 10⁻⁶ मीटर के अराउंड बर्ड होती है। सो चूंकि इसकी वेवलेंथ जो है वो स्मॉल है, इस वजह से इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व जो है वो इंटरफेरेंस फिनोमेना। तो उसके लिए फिर हम अगर कंडीशंस इंपोज कर देते हैं, उससे क्या होता है कि इजीली इंटरफेरेंस जो है वो हम ऑब्जर्व कर सकेंगे। तो कंडीशंस क्या होती हैं जी? सबसे पहले कंडीशंस ये हैं कि हमारे पास कहते हैं जी टू सोर्सेज ऑफ लाइट जो है, टू सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी, क्या क्या कंडीशंस हैं? नंबर 1, 2 और 3, तीन कंडीशंस जो है याद रखनी है, एंड फर्दर दो और कंडीशन जो इंटरफेरेंस के लिए जरूरी है। तो टू सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक का वर्ड जहां भी आएगा इसका मतलब है डेट इज हैविंग सिंगल कलर, सिंगल वेवलेंथ, सिंगल कलर, सिंगल फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल सोडियम लैंप से निकलने वाली लाइट जो है वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो मोनोक्रोमैटिक उसको कह सकते हैं, क्योंकि वो प्योर येलो कलर की लाइट होती है। सो उससे निकलने वाली जो लाइट है उसको हम मोनोक्रोमैटिक कह सकते हैं। लेजर जो है उसमें जो है वो लाइट जो है वो मोनोक्रोमैटिक होगी, क्योंकि सारे के सारे जितने भी वहां से फोटॉन्स निकल रहे होते हैं सबका कलर सेम होता है, फ्रीक्वेंसी सेम होती है, वेवलेंथ सेम होती है। तो मोनोक्रोमैटिक लाइट क्या होती है? जो प्योर कलर की, उसमें कोई मिक्सिंग ना हो, प्योर रेड कलर, प्योर येलो कलर जो है। दूसरी चीज जो है कहता है टू सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट, दो सोर्सेज ऑफ लाइट कोहेरेंट होने चाहिए। और कोहेरेंट का मतलब होता है डेट इज हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस, उनमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि वो कोहेरेंट सोर्सेज हैं। इसके बाद तीसरा जो है कहता है दो सोर्सेज ऑफ जब लाइट जो आप यूज कर रहे हो मस्ट बी क्लोज टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि लाइट वेवलेंथ जो है इज टू स्मॉल, सो ज़ाहिर है इंटरफेयर करने के लिए दो लाइट रे को जो है उन सोर्सेज का पास होना ज़रूरी है। एंड जो है दूसरी दोनों सोर्सेज ऑफ लाइट जो है वो क्या होने चाहिए? हैविंग जो है, चूँकि हमने डिस्कस कर लिया उनकी सेम इंटरफेरेंस के लिए जो कंडीशन है, तो वो हमें पता है सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, सेम मीडियम हो। ठीक है जी, उसी मीडियम में जो है अगर पास रखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि तब जो है उनमें क्या हो जाएगी? इंटरफेरेंस भी हो जाएगी। और इंटरफेरेंस जो है वो जब होगा तो वो कौन सा होगा? डिटेक्टेबल होगा, जो कि आपने कंडीशंस अप्लाई कर दी हैं, मोनोक्रोमैटिक हैं, दोनों सोर्स कोहेरेंट हैं, क्लोज टू ईच अदर हैं। तो अब जो हमारे पास इंटरफेरेंस होगा, अगर दो लाइट रेज जो हैं अब सेम फ्रीक्वेंसी सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई एक दूसरे से इनकाउंटर करेंगी, तो डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस की फॉर्म में हमारे पास रिजल्ट आएगा। 1801 में साइंटिस्ट जो थॉमस यंग जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था, हम आजकल के जदीद दौर में मोनोक्रोमैटिक लाइट इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं बाय यूजिंग फिल्टर्स, लेकिन 1801 में उस वक्त जो है अवेलेबल फिल्टर जो है वो ज़ाहिर इतनी जदीद टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, तो उसने जो है बड़ा वाइजली इस एक्सपेरिमेंट को ऑपरेटर्स को अरेंज किया। उसने क्या किया कि एक सिंगल सोर्स लेकर उसके सामने दो स्लिट्स रख दी, सिंगल सोर्स लिया और उसके सामने दो स्लिट्स रख दी, इसलिए हम इसको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। सो अब देखो कि याद रखना है कि यहाँ पर उसने सिर्फ एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स यूज किया और आगे उससे दो जो है ना कोहेरेंट सोर्स जनरेट कर लिए। इंपॉर्टेंट चीज है कि लाइट अगर जो है कहता है इज कमिंग फ्रॉम सेम सोर्स, अगर जो है लाइट जो है वो एक ही सोर्स से आ रही हो सोर्स, देन इट मस्ट बी कोहेरेंट। तो याद रखना है लाइट कमिंग फ्रॉम द सेम सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट। अगर लाइट जो है वो एक ही सोर्स से आ रही हो तो हम कहेंगे कि दैट मस्ट बी कोहेरेंट।
सो एक ही रिसोर्स से आने वाली लाइट रेज जो होती हैं सारी क्या होती है, कोहेरेंट होती है। तो उसने एक सोर्स जनरेट किया। अब एक सोर्स जो है मोनोक्रोमैटिक जब यूज किया, इसमें से कौन सा वेव फ्रंट निकला, लेट्स से स्फेरिकल, ये प्राइमरी वेव फ्रंट था। जब इन स्लिट्स में से पास किया, स्लिट्स हम ऐसे ऑर्फिस को कहेंगे जिसका साइज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट होता है। जैसे मैंने कहा जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है इट इज द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻6 मीटर, तो जाहिर है ये 1 माइक्रोमीटर से कम वेव जो है थिकनेस का होल होना चाहिए, फिर हम उसको स्लिट बोलेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो कि इसमें जो है हमारे पास जब लाइट इसमें से गुजरेगी तो गुजरने के बाद दो वेव फ्रंट्स में डिवाइड हो जाएगी, दो हमारे पास सेकेंडरी वेव फ्रंट बन गए, जो कि ये दोनों जो हैं कहाँ से आ रहे हैं, एक ही सोर्स से आ रहे हैं। इस वजह से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कोहेरेंट, और दोनों कंडीशंस पूरी होगी, लाइट मोनोक्रोमैटिक भी है और कोहेरेंट भी है। अगर हम इसको दोनों स्लिट्स को एक दूसरे के पास पास रख देंगे तो हमारे पास जो स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट होगा वो फिर हमें इंटरफेरेंस की फॉर्म में मिल जाएगा। तो अब देखें कि ये जो दोनों सोर्सेज आगे बढ़ेंगे तो वो एक दूसरे से इंटरफेयर करेंगे कि किसी पॉइंट के ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और स्क्रीन के ऊपर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। और वहां जो रिजल्ट आएगा इन दी फॉर्म ऑफ जो है वो डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस की फॉर्म में हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। जहां पर ब्राइट होगा ठीक है जी, ब्राइट एंड डार्क जो है इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आ, जहां पे ब्राइट होगा उसको हम बोलेंगे मैक्सिमा, और जहां डार्क आएगा उसको क्या बोलेंगे, मिनिमा। ठीक है जी। ब्राइट फ्रिंजेस को हम क्या कह देते हैं, जो है वो मैक्सिमा, और डार्क जो फ्रिंज होता है उसको क्या कह देते हैं, मिनिमा। तो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर जो है वो इक्वल इंटेंसिटी के जो है वो क्या बनते हैं, मैक्सिमा, और इक्वल इंटेंसिटी के क्या आ जाता है, मिनिमा। मतलब इक्वल इंटेंसिटी का मतलब है सारे ब्राइट एक जैसे ब्राइट होते हैं, सारे डार्क एक जैसे डार्क होते हैं। सो यहाँ पर जो है हमें इस तरह से रिजल्ट मिलता है, उसके ऊपर जो है वो हमारे पास फ्रिंजेस आ जाते हैं, और फ्रिंजेस जो है वो उनको जो है वो जो ब्राइट होगा उसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमा, और जो डार्क होगा उसको क्या बोलेंगे, मिनिमा। अब हम जो है वो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की स्कीमेटिक डायग्राम और उसकी कंडीशंस को भी डिस्कस कर लेते हैं, और साथ जो है वो फ्रिंज स्पेसिंग को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अब हम ना कंडीशंस डिस्कस कर लेते हैं, कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। अच्छा जी, जो चूंकि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, इसको आपने यूनिट जो है वो आपका वेव्स वाला चैप्टर है, वहां भी इंटरफेरेंस जो है वो वेव्स पढ़ी होगी, वही कंडीशंस यहाँ पर हैं जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पड़ी थी। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ब्राइट फ्रिंज बनेगा, उसको हम कहते हैं मैक्सिमा। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो वहां मिनिमा बनेगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं जी, डार्क फ्रिंज कह रहे हैं। अच्छा, एक यहाँ पर जो हम स्कीमेटिक डायग्राम की बात करें, सो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है उसमें हम कह रहे हैं कि जी हमारे पास ना दो स्लिट्स हैं, उनको एक स्लिट को नाम दे दिया ए का, दूसरी स्लिट को हम लेट्स से का नाम दे देते हैं बी का। अच्छा, इन दोनों का जो सेंटर है दोनों स्लिट्स का, उसको हम स्क्रीन के ऊपर, ये हमारे पास स्क्रीन है, इसके ऊपर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सेंटर है उसको हम नाम दे रहे हैं ओ का। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप लेक्चर नोट कर रहे होते हो तो सीक्वेंस से नोट किया करें, ताकि जो है उसमें आपके कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करते जाएं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में याद रखेंगे, जो सेंटर है, ये जो सेंटर है, क्योंकि इन दोनों स्लिट्स का सेंटर है, तो यहाँ पर जो है वो हमेशा जो है वो ब्राइट फ्रिंज बनेगा, कभी भी जो है वो डार्क फ्रिंज नहीं बन सकता, इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। सेंटर जो है यहाँ पर हमेशा जो है वो ब्राइट फ्रिंज बनना है, कभी भी डार्क फ्रिंज नहीं बन सकता। वजह क्या है, वजह बड़ी सिंपल है। देखो, जो ए से अगर लाइट रे हम यहाँ लेके आते हैं, बी से लाइट लेके आते हैं, दोनों का जो पाथ डिफरेंस है वो हमेशा 0 होगा। क्योंकि ये जो स्क्रीन है उसका सेंटर है, तो अगर लाइट रे ए से आए या लाइट रे बी से आए, दोनों का जो पाथ डिफरेंस है सेंटर के ऊपर हमेशा 0 होगा। दैट इज द रीजन कि जो सेंटर है वहां पर हमेशा मैक्सिमम बनेगा, कभी भी मिनिमा नहीं बन सकता। तो सेंटर पे हमेशा जो है वो मैक्सिमम बनना है, क्योंकि हमेशा पाथ डिफरेंस यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। अदर देन सेंट्रल मैक्सिमा के अलावा यहाँ पर अगर कोई भी पॉइंट हम ले लेते हैं स्क्रीन के ऊपर, लेट्स से एक पॉइंट पी ले लेते हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमा भी बन सकता है, यहाँ पर मिनिमा भी बन सकता है। तो अब देखें कि वो डिपेंड करेगा पाथ डिफरेंस के ऊपर। लेट्स से कि पी पॉइंट से रे यहाँ जाएगी, ए पॉइंट से रे यहाँ जाएगी, तो दोनों रेस का जो पाथ डिफरेंस होगा
ये हमें डिसाइड करेगा कि यहाँ पर जो है वो मैक्सिमम बनना है या मिनिमम बनना है। तो इस पाथ डिफरेंस को आपकी बुक में जो है वो बी डी से रिप्रेजेंट किया गया है। अगर यहाँ पर जो है वो हम एंगल जो है इसको थीटा कह दें तो थीटा के सामने वाला क्या होता है जी, एडजेसेंट जो है परपेंडिकुलर। अगर इस वाले डिस्टेंस को, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स जो है उसको हम डी बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है इसको हम पाथ डिफरेंस को कहेंगे डी साइन थीटा। ठीक हो गया जी। सो ये डी साइन थीटा जो है हमारे पास पाथ डिफरेंस। अब कंडीशंस देख लेते हैं, कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो इसमें जो है वो कंडीशंस बड़ी सिंपल है जी। कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। अच्छा, अब देखोगे वो कहता है जी कि जो मैक्सिमा है इसमें अगर जो है वो इफ पाथ डिफरेंस, ये जो बी डी आया है, कहता है कि इफ पाथ डिफरेंस जो है इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है, तब जो है वो वहां पर हमेशा जो है वो मैक्सिमा बनेगा। तो पी पॉइंट पे मैक्सिमम कब बनेगा? अगर जो है वो पाथ डिफरेंस यानी डेट इज डी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, एम लैम्डा है। ठीक हो गया जी। अच्छा, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस की बात करें तो एम यहाँ पर जो है आप ले सकते हैं 0 प्लस एन माइनस 1 प्लस एन माइनस 2 प्लस इंटीजर है ना जी, प्लस एन माइनस 3 एंड अप टू सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ कि आपके आंसर्स कैसे आने चाहिए, 0। अगर आंसर आ रहा है प्लस एन माइनस लैम्डा, आंसर आ रहा है प्लस एन माइनस 2 लैम्डा। प्लस माइनस क्यों आ रहा है? देखो, अगर आप बड़ी वाली वेव से छोटी वाली रे को माइनस करोगे तो आंसर ज़ाहिर है पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर छोटी वाली रे को बड़ी से माइनस कर दो तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। सो प्लस एन माइनस 3 लैम्डा, अगर इस तरह के आंसर आ रहे हैं, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा, तो वहां पर जो है आपका जो फ्रिंज है पी पॉइंट के ऊपर वो कौन सा बनेगा, वो ब्राइट बनेगा। और ब्राइट को हम क्या कह रहे हैं, मैक्सिमम। अच्छा, इसी तरह से कहता है कि अगर पाथ डिफरेंस जो है, इफ पाथ डिफरेंस इज ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ what, half of the wavelength, odd integral multiple of half of the wavelength, then जो है आपके पास पाथ डिफरेंस जो है डेट इज वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है, तो हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है जिसको हम कह रहे हैं डी साइन थीटा, वो किसके इक्वल होगा जी, m प्लस 1/2 लैम्डा। अच्छा, यहाँ m की वैल्यू वही हम ले रहे हैं, m की वैल्यू क्या ले रहे हैं जी, 0 प्लस एन माइनस 1 प्लस एन माइनस 2 प्लस एन माइनस 3। और अब जरा गौर कर रहे हैं, जब आप m की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे, m की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा 1 इंटू लैम्डा बाई 2। जब आप m की वैल्यू 1 पुट करेंगे आपका आंसर 3 इंटू लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। नेक्स्ट पुट करेंगे 5 लैम्डा बाई 2 आ जाएगा एंड 7 लैम्डा बाई 2 आ जाएगा एंड अप टू सो ऑन। अच्छा, इसमें गौर करो, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर ने यहाँ से आपको ट्रैप करना है जब क्वेश्चन जो है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स में आमतौर पे आते हैं। तो गौर करें कि डी साइन थीटा हम कह रहे हैं इक्वल टू m प्लस 1/2 लैम्डा, और यहाँ m की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है। अब देखो इस स्टेटमेंट में गौर करें, पाथ डिफरेंस इज ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ। तो अब इसका मतलब ये है ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है, ऑड का मतलब 1 3 5 7 और किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लैम्डा बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ है। तो अगर इस तरह के आंसर आ रहे हो तो फिर हम कहेंगे कि वहां मिनिमा बनेगा पी पॉइंट के ऊपर जो है। अच्छा, यहाँ गौर से सुनिएगा, यहाँ पर m0 का मतलब होता है सेंट्रल मैक्सिमा ब्राइट फ्रिंज के केस में। अगर ये 1 लैम्डा आ रहा है तो m0 के ऊपर जो है वो ज़ाहिर है आपके पास मैक्सिमा आ गया। 1 के ऊपर जो है हम कहेंगे फर्स्ट मैक्सिमा, ठीक है जी। 2 के ऊपर कहोगे सेकंड मैक्सिमा, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, जो कि सेंटर पे कभी भी जो है वो डार्क फ्रिंज नहीं बन सकता। तो m इज इक्वल टू 0 का यहाँ मतलब होगा फर्स्ट मिनिमा, m इज इक्वल टू 1 का मतलब यहाँ होगा सेकंड मिनिमा, m इज इक्वल टू 2 का मतलब होगा यहाँ पर थर्ड मिनिमा एंड अप टू सो ऑन। तो अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको वो कह दे जी लेट्स से फर्स्ट मिनिमा,
तो हम m की वैल्यू 0 लेंगे, अगर वो सेकंड मिनिमा का है तो m की वैल्यू 1 लेंगे। सो दिस इज द कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। अच्छा, एज एन एग्जांपल दो मल्टीपल चॉइस देख लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए कंडीशंस की। फॉर एग्जांपल जो है, अगर आपसे एक सेम मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपसे कहा जाए इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इफ दी फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट मैक्सिमा जो है इज ऑब्जर्व्ड एट द एंगल ऑफ जो है वो 30, ठीक है जी, एंड इफ स्लिट सेपरेशन या स्लिट सेपरेशन इज लेट्स से वो कहे जी 1 मिलीमीटर, देन वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड जो है वो बताएं क्या होगी। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसी वाले क्वेश्चन को जो है वो हम दो तरह से सॉल्व करते हैं, पहले हम मैक्सिमा के साथ फिर मिनिमा के साथ। अच्छा, अब देखो कि मैक्सिमा यहाँ वो कह रहा है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसमें फर्स्ट मैक्सिमम बना है, तो मैं मैक्सिमा जो है उसके जो कि फर्स्ट मैक्सिमा का है तो m की वैल्यू मैं यहाँ क्या पुट कर दूंगा 1। ठीक हो गया। अच्छा, इज ऑब्जर्व्ड एट द एंगल, आपको थीटा गिवन है। स्लिट सेपरेशन जो है वो आपको बताइए कितनी 1 मिलीमीटर, तो इसको हम यहाँ पर क्या बोल लेंगे d। ठीक हो गया, d जो है वो स्लिट सेपरेशन। अच्छा, जब भी हम न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, मैं बार बार आपको हर यूनिट में ये बात कर रहा होता हूँ, सबसे पहले पैरामीटर्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़े, आपको पता होना चाहिए स्मॉल d का क्या मतलब है, कैपिटल L का क्या मतलब है, ठीक है जी, लैम्डा का क्या मतलब है, थीटा जो है वो कहाँ पुट करना, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो d यहाँ पर जो है वो हम कह रहे हैं m मीन ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस, d मीन स्लिट सेपरेशन, तो क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। तो अब देखो यहाँ जो मैक्सिमा कह रहा है, तो मैक्सिमा की कंडीशन का फॉर्मूला क्या है, d साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। अच्छा जी, अब d जो है वो आपको बताया हुआ कितना 1 मिलीमीटर में 10⁻³ साइन जो है वो कितना 30 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जो है वो कितना बताया 1, और हमें लैम्डा यहाँ से फाइंड करना है, वेरी सिंपल। अच्छा, ये जो साइन 30 है ये हमारे पास कितना है जी 1/2 होता है, तो ये आपके पास 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 इंटू 10⁻³ लैम्डा, तो 1/2 कितना होता है 0.5 इंटू 10⁻³ तो ये आपके पास जो है 0.5 सॉरी लैम्डा, ये मीटर में आ गया। अब समटाइम्स आंसर जो है उसको उन्होंने रीअरेंज किया होता है, तो जिस तरह का आंसर हो उस तरह का आप जो है वो उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जैसे ये जी 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर भी इसको लिख सकते हैं। जैसे इसको जो है अगर हम 500 इंटू 10⁻⁻6 मीटर भी लिख सकते हैं, इसको 500 जो है हम माइक्रोमीटर भी लिख सकते हैं। तो जिस शेप में जिस तरह से उसने रीअरेंज करके आंसर दिया हो, आप आंसर जो है उसको प्रेडिक्ट कर लेंगे। अच्छा, अब देखोगे यहाँ पर जो है, अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करने लगा हूँ। अब इस जगह पे फर्स्ट मैक्सिमा की बजाय मैं यहाँ पर जो है वो क्या कर लेता हूँ मिनिमा। अब क्वेश्चन सेम रहा लेकिन एक वर्ड चेंज हो गया, अब वहां पर मैक्सिमा की बजाय जो है वो क्या आ गया मिनिमा आ गया। ठीक है। अच्छा, अगर मिनिमा आ गया है तो अब जरा गौर करें। फर्स्ट मिनिमा उसने कहा है, मैंने अभी भी आपको क्लियर किया है कि सेंटर पे कभी भी डार्क फ्रिंज नहीं बन सकता, हमेशा ब्राइट बनेगा। इसका मतलब है फर्स्ट मिनिमा के लिए हम m जो है उसकी वैल्यू क्या लेंगे 0, और यहाँ जो है फॉर्मूला क्या यूज होगा d साइन थीटा इज इक्वल टू m प्लस 1/2 लैम्डा। तो अब देखो उसी तरह से वैल्यूज पुट कर देंगे 10⁻³ साइन 30, और अब देखो m की वैल्यू जो है वो क्या पुट करनी है यहाँ पर 0 फर्स्ट मिनिमा के लिए। अगर वो सेकंड मिनिमा कहता है 1 पुट कर देते 1/2 लैम्डा, ये आपके पास (10⁻³ आ गया, साइन 30 1/2 होता है, ये भी 1/2 आ गया, 1/2 से कैंसिल आउट, यहाँ से वेवलेंथ 10⁻³ मीटर आपके पास आंसर आ गया। तो इसको भी रीअरेंज कर सकते हैं। सिंपल जस्ट आपको जो है वो यहाँ समझाने के लिए कि जब हम मिनिमा यहाँ आए तो m की वैल्यू जो है वो कैसे आपने लेनी है। मैक्सिमम में तो बहुत ईजी है, वो फर्स्ट मैक्सिमम कह रहा है m की वैल्यू 1 ले लें, सेकंड मैक्सिमम कह रहा है m की वैल्यू 2 ले लें, एंड आपको सो ऑन। लेकिन
केयरफुल आपने हो जाना है जब वहां पर डार्क फ्रिंज की बात करें यानी मिनिमा की बात करें, तब आपने उसको केयरफुल जो है वो वैल्यू उसकी यूज करनी है इन योर न्यूमेरिकल्स। अच्छा जी, अब मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ द एग्जामिनर जो है फ्रॉम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। उसको हम कहते हैं फ्रिंज स्पेसिंग। फ्रिंज स्पेसिंग जो है वो कैलकुलेट करना अगर आ जाए, सबसे पहले फ्रिंज स्पेसिंग क्लियर करना ही होता क्या है, कहते हैं जी क्या ये फ्रिंज स्पेसिंग इट इज द कंसेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट या कंसेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क फ्रिंज या अ ब्राइट एंड ए डार्क फ्रिंज होता है। सो व्हाट डू यू थिंक फ्रिंज स्पेसिंग क्या होती है? क्या ये कंसेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट होता है, कंसेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क होता है, या कंसेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन अ ब्राइट एंड डार्क होता है? गौर से सुन लें, ये जो है क्या होता है, इट इज द कंसेक्टिव डिस्टेंस द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंज, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव डार्क फ्रिंज होता है। ये ब्राइट और डार्क फ्रिंज के दरमियान डिस्टेंस को नहीं बोलते। तो फ्रिंज स्पेसिंग जो है बेसिकली हम कहते हैं कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंज या टू कंसेक्टिव डार्क फ्रिंज के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको क्या बोल रहे होते हैं? फ्रिंज स्पेसिंग। अच्छा, अभी जो हम स्कीमेटिक डायग्राम डिस्कस कर रहे थे उसको दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं, फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला भी। सो इसमें देखो हमारे पास ये दो स्लिट्स हैं ए और बी, इसको हम कह रहे हैं स्लिट्स, ठीक है जी। यहां पर आपके पास क्या है? स्क्रीन, ठीक हो गया, ये इसका हम सेंटर कह रहे हैं। अच्छा अब देखो किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है, लेट्स से हम जो यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, कहते हैं जी कि वो फ्रिंज स्पेसिंग क्या होती है उसको हम डिस्कस करना है। लेट्स से कि पॉइंट बी है, इसको हम डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर लेट्स से कि ब्राइट फ्रिंज बनता है। अब यहाँ पर वो फिफ्थ ब्राइट भी बन सकता है, फोर्थ ब्राइट, कोई भी ब्राइट फ्रिंज बन सकता है, उसको हम एमथ ब्राइट कहते हैं। अच्छा यहाँ पर देखें जो स्लिट सेपरेशन है इनके दरमियान डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? डी। पहले पैरामीटर्स को जरा डिस्कस कर लें। स्लिट्स और स्क्रीन के दरमियान डिस्टेंस को जो है वो हम क्या कह रहे होते हैं? कैपिटल एल का नाम देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा अब जो है ये वाला जो पॉइंट है जहां पर जाके फ्रिंज बना है उसका सेंट्रल मैक्सिमा से, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा से जो डिस्टेंस होता है उसको हम वाई कहते हैं। सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस को वाई कहते हैं और इसको वाई एम भी कह सकते हैं। वाई एम, एम मीन एमथ। जैसे मैं बोल रहा हूँ इस पॉइंट पी के ऊपर ना फोर्थ फ्रिंज भी बन सकता है, फिफ्थ भी बन सकता है, फाइव भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड अप टू सो ऑन। सपोज करें कि मैं यहाँ कहता हूँ कि यहाँ पर जो है ये लेट्स से ये फर्स्ट मैक्सिमा, ये सेकंड मैक्सिमा, ये थर्ड मैक्सिमा, ये फोर्थ मैक्सिमा। तो सपोज करें कि यहाँ पर जो है ये फोर्थ मैक्सिमा जाके यहाँ पे बना। हर दो में ये ब्राइट फ्रिंज लेट्स से कि यहाँ बना है, यहाँ डार्क भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो हर दो ब्राइट के दरमियान डिस्टेंस को जो है वो हम क्या नाम दे रहे हैं? इसको हम फ्रिंज स्पेसिंग यानी कि डेल्टा वाई का नाम देंगे, फ्रिंज स्पेसिंग, ठीक हो गया। तो यहाँ पैरामीटर्स जो है वो अच्छे से जो है वो आपने याद रखने। वाई एम यहाँ आए, वाई का मतलब है डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट जहां फ्रिंज बना है सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस। हर दो ब्राइट और हर दो डार्क के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? इसको हम डेल्टा वाई यानी फ्रिंज स्पेसिंग का नाम देते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। फ्रिंज स्पेसिंग का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास आता होता था डेल्टा वाई इज इक्वल टू एम लैम्डा एल ओवर डी। अच्छा अब यहाँ पैरामीटर्स आपको याद है। डेल्टा वाई हम किसको कह रहे हैं? फ्रिंज स्पेसिंग को। लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट, एल जो है कैपिटल एल डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, और डी क्या है? स्लिट सेपरेशन, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ से हमें पता चला कि डेल्टा वाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? वेवलेंथ। डेल्टा वाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? कैपिटल एल। डेल्टा वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? डी। सो यहाँ से ही सारे क्वेश्चन जनरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल एग्जामिनर अगर आपसे पूछता है कि ये बताएं कि इन फैक्टर में से कौन सा फैक्टर अगर हम रिड्यूस करें तो फ्रिंज स्पेसिंग बढ़ जाएगी, तो आप देख सकते हैं कि डेल्टा वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है। तो अगर हम स्लिट सेपरेशन को रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, तो फ्रिंज स्पेसिंग बढ़ जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल इसमें से फ्रिंज स्पेसिंग में से लेट्स से वो आपसे कहता है इफ इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ जो है ब्लू सोर्स ऑफ लाइट जो है इज रिप्लेस्ड बाय रेड लाइट, देन
बताएं कि फ्रिंज स्पेसिंग जो है उसके साथ क्या होगा। अब देखो अभी भी मैंने आपको स्पेक्ट्रम इसीलिए रिवाइज करवाया था, मैंने कहा था बहुत सारे क्वेश्चन कोरिलेट कर सकते हैं। अब देखो हमारे पास जो है स्पेक्ट्रम में रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। अच्छा आप जरा गौर से देखें, अगर आप ब्लू कलर जो है उसको आप किसके साथ रिप्लेस कर रहे हो, रेड के साथ। अब रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ब्लू, तो ब्लू सोर्स की जगह अगर आप रेड सोर्स लेके आएंगे तो अब देखिए हमने कहा डेल्टा वाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वेवलेंथ। ठीक है जी। अच्छा अगर आप ब्लू वाले को रेड से रिप्लेस कर रहे हो तो वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो बढ़ जाएगी, वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रिंज स्पेसिंग भी बढ़ जाएगी। तो हम यहाँ कहेंगे कि फ्रिंज स्पेसिंग जो है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। सो जो आपके पास फ्रिंजेस हैं वो ज्यादा वाइडर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी। अब देखो इसी में से जो है वो हमने क्वेश्चन जो है जो आपका लास्ट वेव का यूनिट है वहां भी बताया था, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक वो क्वेश्चन था दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जांपल इसी में से जो कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जांपल आपसे कहे जी इफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अपरेटस जो है is shifted from air to water, तो बताएं देन जो है फ्रिंज स्पेसिंग के साथ क्या होगा। लास्ट यूनिट में मैंने आपको क्लियर किया था कि कैसे वेवलेंथ जो है वो हमने डिसाइड करनी है कि वो बढ़ रही है या कम हो रही है। फॉर्मूला था जी हमारे पास, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो चेंज ही होती है, वेवलेंथ चेंज होती है और स्पीड चेंज होती है। लैम्डा प्राइम इज इक्वल टू लैम्डा ओवर एन, या एन यहाँ क्या बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर आप एयर से वाटर जा रहे हो तो इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया, वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हम कहेंगे कि फ्रिंज स्पेसिंग जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी। इसी तरह के जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपसे कहा जाता है अगर हम लेंथ जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन को डबल कर दें, स्लिट सेपरेशन को हाफ कर दें, तो ये बताएं कि फ्रिंज स्पेसिंग क्या होगी। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो इनकी अब आपने प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले फॉर्मूला लर्न करना है, उसको एनालाइज करना है। फ्रिंज स्पेसिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिट सेपरेशन होती है। तो सिंपल इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब लास्ट जो है दो फॉर्मूले जो हैं वो इंपॉर्टेंट और जरा देख लें। यहाँ पर समटाइम्स क्वेश्चन आता है जिसमें हमें वाई एम जो है वो देखना होता है। वाई एम क्या है, वाई एम जो है ब्राइट के लिए इसका क्या मतलब है और डार्क के लिए, इसको हम कहते हैं एम लैम्डा एल ओवर डी, और डार्क के लिए जो है समटाइम्स फॉर्मूला आ जाता है, उसको हम कहते हैं वाई एम इज इक्वल टू एम प्लस 1 ओवर 2 लैम्डा एल ओवर डी। अच्छा जी, यहाँ पर जरा और देखो तो वाई एम का क्या मतलब है। वाई एम का मतलब है एमथ ब्राइट फ्रिंज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है फर्स्ट ब्राइट बना, यहाँ सेकंड ब्राइट, यहाँ थर्ड, और इस पी पॉइंट के ऊपर फोर्थ ब्राइट बना। तो मैं अगर यही वाला जो है यही वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना चाहूँ इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो मैं कहूँगा y4 यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, 4 इंटू लैम्डा एल ओवर डी। देखो ना, हर दो ब्राइट के दरमियान डिस्टेंस डेल्टा वाई है, यानी कि फ्रिंज स्पेसिंग है। तो मैं फ्रिंज स्पेसिंग को अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर यहाँ फोर्थ ब्राइट फ्रिंज बना है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका y4 इज इक्वल टू 4 लैम्डा एल ओवर डी आ जाएगा। तो समटाइम्स लेट्स से वो आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, इफ फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज, इफ फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, इसका मतलब है वो आपको वाई एम की वैल्यू गिवन है। ठीक है जी। सो उसमें आप ये फॉर्मूला, अगर वो कहता है जी यहाँ फोर्थ जो है वो डार्क फ्रिंज बना है, ठीक है, तो फिर वो वाई एम डार्क में आ जाएगा, और यहाँ एम की वैल्यू फिर आपने केयरफुल लेनी है। जैसे मैं बता चुका हूँ एम इज इक्वल टू अगर 0 होगा तो उसका मतलब है फर्स्ट जो है वो डार्क, तो m इज इक्वल 1 होगा उसका मतलब होगा सेकंड डार्क। लेट्स से वो अगर कहे कि पी पॉइंट के ऊपर फोर्थ डार्क फ्रिंज बन रहा है, फोर्थ, इसका मतलब m की वैल्यू वहां आप 3 लेंगे, जो कि m इज इक्वल 0 पे फर्स्ट जो है वो मिनिमा बनता है। सो ये वाले फॉर्मूले भी याद रख रहे हैं, एमथ ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला और एमथ डार्क फ्रिंज का फॉर्मूला याद रखना है, और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी प्रैक्टिस भी करनी है जिसमें ये वाले फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं। आई होप सो इसको अच्छे से आप गो थ्रू करेंगे। गो थ्रू करने के बाद जो प्रैक्टिस बुक्स में यंग डबल स्लिट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको आप केयरफुली जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा बिल्डअप हो गया तो
हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर मिस्टेक हो जाए। इंशाल्लाह जो बेटा कल मुलाकात होगी, नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम डायफ्रैक्शन और जो लास्ट टॉपिक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग वाला रह गया उसको डिस्कस करेंगे और साथ ही थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।